नमस्ते बच्चों, गणित की कक्षा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज गुणनफल एवं सर्वसमीकरणों का अगला भाग। पिछली कक्षा में हमने सीखा किसी बीजीय व्यंजक को किसी संख्या से गुणा करने के लिए संख्या को बीजीय व्यंजक के गुणांक की संख्या से गुणा करते हैं। उसमें हमने एक उदाहरण लिया था, 2x को अगर हम 4 से गुणा करते हैं तो हम बीजीय व्यंजक के गुणांक से संख्या की गुणा करते हैं और गुणा करने के बाद चर राशि के साथ गुणा करके उसका उत्तर लिखते हैं। दूसरा, समान आधार वाले बीजीय व्यंजकों का गुणनफल उसी आधार पर उनके घातांकों के योगफल के बराबर होता है। ये था 3x² की गुणा अगर हम x के साथ करते हैं तो इनकी जो घातें हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। यहाँ घात 2 और यहाँ घात 1 है तो दोनों जुड़कर ये आपका उत्तर आया था 3x की घात 3। बीजीय व्यंजकों के गुणनफल का संख्यात्मक गुणांक व्यंजकों के संख्यात्मक गुणांकों का गुणनफल होता है। बीजीय व्यंजकों के गुणनफल का बीजीय गुणांक व्यंजकों के चर भागों का गुणनफल होता है। जब हम दो पदों को गुणा करते हैं, पहला पद है हमारा 5x और दूसरा था 4y, तो हम इनके गुणांकों को पहले गुणा कर लिया हमने। 5 की 4 में गुणा करने पर हमारा आया 20 और इसके जो चर राशि हैं इनको जब हम आपस में गुणा करते हैं तो ये हमारा आया xy, तो ये हमारा उत्तर आ गया 20xy। एक पदीय व्यंजक से बहुपदीय व्यंजक में गुणा करने के लिए एक पदीय व्यंजक से बहुपदीय व्यंजक के प्रत्येक पद में गुणा करते हैं। जैसे ये हमारा एक पद है और इसको हमें गुणा करना है x + 4 से, तो 5 की गुणा पहले हम इस वाले पद से करेंगे, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर हम 5 की गुणा 4 में करते हैं। इस प्रकार हमारा आंसर आता है 5 की गुणा x में करके 5x, ये प्लस का निशान, और 5 की गुणा 4 में करके ये हमारा आया 20। ये हमने पिछली कक्षा में सीखा था और आज हम सीखेंगे बहुपदीय व्यंजकों का गुणा। इसके लिए सबसे पहले हम इसका ज्यामितीय निरूपण और सत्यापन करना जानेंगे। हमारे पास जो पद है ये पहला है x + a, ये एक हमारा बहुपदीय व्यंजक है। दूसरा है x + b, ये हमारा दूसरा बहुपदीय व्यंजक है और इससे हम इसकी ज्यामितीय रचना बनाते हैं। ये एक भुजा मान लेते हैं हम इसकी x + a है, तो ये हो गई हमारी x और इसमें हमने प्लस कर दिया a। दूसरी भुजा है हमारी x + b, ये यहाँ से यहाँ तक x और इसमें हमने ऐड किया b, यानी कि ये इसकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई हो गई। लंबाई और चौड़ाई का जो गुणनफल है वो होता है आयत के क्षेत्रफल के बराबर। तो इसका जो गुणनफल है वो इसके द्वारा बने आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा और इससे जो आयत की रचना हुई है वो है a b c d। इस पूरे का जो क्षेत्रफल है वो x² + ax + bx + ab के बराबर होना चाहिए। इसी का हम यहाँ पर सत्यापन करेंगे। ये हमारा था x और इसके आगे की जो भुजा है वो है a। ये एक आयत है तो इसके सामने की भुजा भी यहाँ से यहाँ तक होगी x और यहाँ से यहाँ तक होगी a। इसी प्रकार चौड़ाई में इसके सामने की भुजा यहाँ तक होगी x और इसके नीचे की भुजा होगी b और हमने इसको आपस में नीचे मिला दिया और इधर से हमने इसको मिला दिया। इस प्रकार ये पूरा जो आयत है ये 4 भागों में विभक्त हो गया। पहला हमारा इसमें बना एक वर्ग। वर्ग कौन सा बना? AMRP। दूसरा हमारा आयत ये बना PDNR। तीसरा हमारा बना हमारा MRQB और चौथा बना RNCQ। तो पूरे जो आयत का जो क्षेत्रफल है वो इन चारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो इसी को समझाते हुए आयत ABCD का क्षेत्रफल बराबर x + a
ब्रैकेट में x प्लस बी, यानी इन दोनों की जो गुणा करने पर हमारा जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल। दूसरा हमारा आयत बना ए एम एन डी का क्षेत्रफल, ए एम एन डी का क्षेत्रफल। तो इसमें हमने क्या किया, x की गुणा करी x प्लस ए से, और तीसरा आया एम बी सी एन का जो क्षेत्रफल है एम बी सी एन का क्षेत्रफल, यानी कि एक ये वाला पूरा ले लिया और एक ये ले लिया। अब पुनः आयत ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल है वो उसमें इसको और इसको ऐड किया और इसको और इसे ऐड किया है। तो ये हमारा इसकी एक भुजा x है और दूसरी भुजा भी x है। तो जब किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो वो वर्ग होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। इसलिए इसका क्षेत्रफल आया x गुणा x बराबर एक्स स्क्वायर। ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है a और इसकी चौड़ाई है x, इसका क्षेत्रफल आया ax। यहाँ तक इसकी चौड़ाई है b और इसकी लंबाई है x, इसका क्षेत्रफल आया bx, और इस वाले का आयत का क्षेत्रफल आया है हमारा AB। तो पूरे का क्षेत्रफल बराबर हमने इन चारों को यहाँ पर ऐड कर दिया है, और ऐड करने पर हमारा ये आया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा जो गुणनफल है वो सही है, और इसके प्रत्येक पद से दूसरे बहुपद के प्रत्येक पद में गुणा हुई है। दो बहुपदीय व्यंजकों को परस्पर गुणा करने के लिए प्रथम बहुपद के, जो हमारा प्रथम बहुपद था, के प्रत्येक पद से द्वितीय बहुपद के प्रत्येक पद में गुणा करते हैं। जो प्रथम बहुपद का जो प्रत्येक पद है उससे दूसरे बहुपद के प्रत्येक पद में गुणा करते हैं। इससे हमारा यही निष्कर्ष निकलता है। एक हमारा दूसरा उदाहरण है, इसमें 2x प्लस 3y और 3x माइनस 4y का गुणा कीजिए। ये एक बहुपद है और दूसरा 3x माइनस 4y भी हमारा एक बहुपद है। इसकी पंक्ति विधि से गुणा कैसे करेंगे? अभी हमने सीखा कि जो पहला बहुपद है उसके प्रत्येक पद से दूसरे बहुपद के प्रत्येक पद में गुणा करते हैं। ये 2x की गुणा पहले हम करेंगे 3x माइनस 4y में, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर 3y से 3x माइनस 4y में गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद 2x की 3x में गुणा करने पर हमारा आया 2 3 जा 6, और x और x की गुणा करने पर घातें जुड़ गई तो ये आ गया हमारा 6x की घात 2 माइनस 2 की 4 में आपने गुणा करी तो ये आ गया 2 4 जा 8 x और y, ये वाला आपका प्लस आया। 3 की 3 में करने से 3 3 जा 9 x और y। 3 और 4 की गुणा करने पर यह आ गया आपका 3 4 जा 12 y स्क्वायर। प्लस और माइनस की गुणा करने पर हमेशा निशान माइनस का आता है, इसलिए यहाँ पे माइनस का निशान आया है। यहाँ है माइनस 8xy और ये है प्लस 9xy। दोनों की चर राशियाँ समान हैं, लेकिन एक माइनस में है और ये प्लस में है, इसलिए ये आपस में घट गए। 9 में से 8 को माइनस किया तो ये बचा आपका 1xy। अब है स्तंभ विधि। स्तंभ विधि में आप इनको ऊपर नीचे रख के हल करेंगे। 2x प्लस 3y, इसकी गुणा करनी है आपको 3x माइनस 4y से। पहले हम 3x से इस प्रथम जो हमारा बहुपद है इसके प्रत्येक पद में गुणा करते हैं। तो 3x से 2x में गुणा करने पर आया 6 x की घात 2। 3x से 3 में गुणा करेंगे तो ये वाला प्लस का निशान और 3 3 जा 9 x y। अब करेंगे हम माइनस 4y से। 4 2 जा 8 x y, x y वाला हमारा ये है x y, लेकिन ये माइनस का है इसलिए यहाँ पे निशान आएगा माइनस का। फिर माइनस 4y से हम गुणा करते हैं 3y में। 4 3 जा 12 और हमारा निशान आएगा माइनस का।
12 y की घात 2। अब हम इसे हल कर लेते हैं। यह आएगा हमारा 6x² प्लस माइनस घटेंगे और घटाने पर ये हमारा आया xy। लिखते समय यहाँ पर हमने लिखा 4 2 जा 8, यहाँ हमारा आएगा 8xy माइनस 12y²। तो ये वाला और ये वाला आंसर हमारा दोनों सेम आता है। ये हमारी थी पंक्ति विधि और ये है हमारी स्तंभ विधि। और ये हमारे दोनों जो जिनमें आपस में गुणा हुई, ये भी हमारा एक बहुपद है और 3x माइनस 4y भी हमारा एक बहुपद है। दूसरा उदाहरण है 2x² प्लस y² में 3x माइनस 5² से गुणा कीजिए और x बराबर 2 और y बराबर 1 रख के गुणनफल की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले हम इसकी गुणा करते हैं। तो गुणा करने पर यह 2x की घात 2 प्लस y² की गुणा होगी 3x माइनस 5y² से। पहले 2x² से इस पूरे बहुपद में गुणा करेंगे 3x माइनस 5y²। ये वाला प्लस का निशान लगाया हमने, फिर हमने उतारा y² और फिर हमने पूरा ये वाले बहुपद उतारा 3x माइनस 5y²। तो गुणा करने पर 2 की 3 में करी 2 3 जा 6 x की घात 3 माइनस 2 की 5 में गुणा करेंगे 2 5 जा 10 x² y² प्लस y² की 3x में, तो यह आ गया आपका 3x y² प्लस और माइनस की गुणा करने पर माइनस 5 y की घात 4। ये है हमारा x की घात 3 x² y², यह आया 3xy की घात 2 और ये आया हमारा 5y की घात 4। अब हमें इसमें x बराबर 2 और y बराबर 1 लिखकर इसे हल कर रहा है। तो x की जगह हम लिखेंगे 2, x बराबर 2, तो ये हो गया आपका 6 गुणा 2 की घात 3 माइनस 10 x की जगह 2 की घात 2 गुणा y की जगह लिखना है हमें 1 की घात 2 प्लस 3 गुणा 2 गुणा 1 की घात 2 माइनस 5 गुणा 1 की घात 4। इसे हल करने पर आया 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 की गुणा अगर हम 6 में करते हैं तो यह आएगा हमारा 48 माइनस 2 दूनी 4 और 4 की गुणा 10 में करेंगे, यह आ गया हमारा 40। फिर आया प्लस 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही रहेगा, 3 दूनी 6 माइनस 5। 48 पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ ले, 48 और 6 कितने हो गए 50 4 54 54 और माइनस माइनस वालों को जोड़ लेते हैं, ये 45। तो 45 में से 54 में से 45 को माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 9। पहले जो था वो हमने जोड़ने में गलती कर दी थी, तो ये हमारा आ रहा है 9। और अब हम ये है हमारा दायां पक्ष, और इसका जो बायां पक्ष है वो है 2x² माइनस y²। x की जगह हमें लेना है 2, तो ये हो गया 2 इंटू 2 की घात 2 माइनस 1 की घात 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8
और ये हो गया 1, ये बराबर आ गया 9। और इसकी गुणा हुई है हमारी 3x माइनस 5y स्क्वायर में, तो 3 इंटू 2 माइनस 5 इंटू वाई की जगह लिखना है हमें 1, तो 3 दूनी 6 माइनस 5, 6 में से 5 माइनस हो गया, ये आ गया 1। और 9 और 1 की जब हम गुणा करेंगे, 9 गुणा 1 बराबर 9, ये है हमारा बायां पक्ष। तो हमारा बायां पक्ष भी कितना आया 9 और दायां पक्ष कितना आया 9, 9 बराबर 9। तो हमारा जो दायां पक्ष और बायां पक्ष है दोनों के मान बराबर हैं, इसलिए हमने जो ये हल किया है वो हमारा सही है। फिर है हमारा समीकरण और सर्वसमीका में अंतर। समीकरण किसे कहते हैं और सर्वसमीका किसे कहते हैं, इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यह हमारा बीजीय कथन हमने एक लिया है, 2x बराबर x प्लस 3 में चर के विभिन्न मानों के लिए कथन के बाएं पक्ष एवं दाएं पक्ष का सारणी के द्वारा अवलोकन। यहाँ हमने पहले x बराबर 1 लिया है, तो 2x का मान अगर हम इस वाले साइड को बाएं पक्ष को हल करते हैं तो ये हमारा आता है 2। फिर है हमारा x प्लस 3, तो x प्लस 3 x की जगह हमने लिखा 1 और 3, ये आ गया 4, यानी कि x बराबर 1 लेने पे हमारा बायां पक्ष आया 2 और दाएं पक्ष को हल करने पर आया 4। इसी प्रकार x बराबर 2 लेने पर बायां पक्ष हमारा 4 आता है और दायां पक्ष आता है हमारा 5। x बराबर 3 लेने पर बायां पक्ष 6 और दायां पक्ष भी हमारा 6 आता है, यानी दोनों पक्ष हमारे बराबर आते हैं। लेकिन यदि हम x बराबर 4 ले लेते हैं तो हमारा बायां पक्ष 8 और दायां पक्ष 7 आता है, यानी कि बायां और दायां पक्ष दोनों अलग अलग आते हैं। इस आधार पे हम कह सकते हैं ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन जो चर x के कुछ निश्चित मानों के लिए संतुष्ट होते हैं समीकरण कहलाते हैं। इस समीकरण में ये 2x बराबर x प्लस 3 किस मान के लिए संतुष्ट थी, दोनों पक्ष इसके x बराबर 3 लेने पर इसके दोनों पक्ष बराबर आए थे, समीकरण कहलाते हैं। और चर का वह निश्चित मान समीकरण का हल कहलाता है, यानी कि x बराबर 3 जो है वही समीकरण का हल है। केवल एक निश्चित मान ही दोनों पक्षों को यानी बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को संतुष्ट करता है, इसलिए ये हमारी एक समीकरण है। अब है सर्वसमीका। बीजीय कथन यहाँ पे हमने लिया है x ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर x स्क्वायर प्लस x में x के विभिन्न मानों के लिए दोनों पक्षों के मान हमने यहाँ पर ज्ञात किए हैं। x बराबर 1 लेने पर बायां पक्ष आया हमारा 2 और दायां पक्ष भी आया 2। यदि हम x बराबर 2 लेते हैं तो बायां पक्ष का मान 6 और दाएं पक्ष का मान भी हमारा 6 आता है। और x बराबर 3 लेने पर दोनों पक्षों के मान बराबर आते हैं और x बराबर 4 लेने पर भी दोनों पक्षों के मान बराबर आते हैं। समीकरण में कोई निश्चित मान दोनों पक्षों को बराबर करता है, जबकि सर्वसमीका में हम x का कोई भी मान ले ले वो हमारे दोनों पक्षों को बराबर करती है। तो समीकरण और सर्वसमीका में यही एक अंतर है। ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है सर्वसमीका कहलाता है। ये कुछ उदाहरण हैं। इन उदाहरणों के द्वारा हम सर्वसमीका होने की जांच करते हैं कि ये हमारी सर्वसमीका है या ये हमारी एक समीकरण है। ये है x की घात 2 प्लस 3x माइनस 5 बराबर 1। अगर हम यहाँ पे लेते हैं x बराबर 1 या ले लीजिए x बराबर 0 ले लेते हैं, तो x बराबर 0 लेने पर 0 की घात 2 प्लस 3 गुणा 0 माइनस 5 बराबर 1 और इसे हल करेंगे तो 0 प्लस 0 माइनस 5 बराबर 1,
तो यह आ गया -5 बराबर 1, यानी कि बायां और दायां पक्ष हमारा बराबर नहीं आ रहा है। बायां और दायां पक्ष बराबर नहीं है, इसलिए ये हमारी एक समीकरण है। अगर ये सर्व समीका होती तो हम कोई भी मान लेते और वो दोनों पक्ष इससे हमारे बराबर हो जाते। दूसरी समीकरण है हमारी 3x, x + 1 बराबर 3x² + 3x। इसमें हम लेते हैं x बराबर 1, तो x बराबर 1 लेने पर 3 × 1 और 1 + 1 बराबर 3, 1² + 3 × 1, तो 3, 1 और 1 यहाँ 2 बराबर 3 + 3, तो 3 × 2 = 6 बराबर 6। दोनों मान हमारे कितने आ गए इसमें? 6 जो बायां पक्ष भी हमारा 6 आ गया और दायां पक्ष भी 6 है, इसलिए ये हमारी एक सर्वसमीका है। 2x, x प्लस ब्रैकेट में x + 3 बराबर 2x² + 6x, 5x - 1 बराबर 9। इस तरह के जो सवाल हैं इन्हें भी आप x का कोई भी मान लेकर हल करेंगे। मान लीजिए x बराबर 2 ले लिया, तो ये आ गया आपका 2 × 2, 2 + 3 बराबर हो गया 2 × 2² + 6 × 2, तो 4, 3 और 2 5 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 + 6 दूनी 12, तो 5 चौक 20 बराबर 20। तो बायां और दायां पक्ष बराबर है, इसलिए ये हमारी एक सर्वसमीका है। और इसको दूसरा अगर आप कोई मान लेते हैं, x बराबर 3 लेते हैं, अगर तब भी यही उत्तर आता है तब भी आप जांच कर सकते हैं कि ये हमारी एक सर्वसमीका है। अब है 5x - 1 बराबर 9। यहाँ पर भी चलिए हम x बराबर 2 ले लें, तो यह आ गया, यहाँ पे लेते हैं हम 3, तो 5 × 3 - 1 बराबर 9, तो 5 दिया 15 - 1 बराबर 9, तो यह आ गया आपका 14 बराबर 9। तो बायां और दायां पक्ष हमारा बराबर नहीं आया, इसलिए हम कह सकते हैं ये हमारी सर्वसमीका नहीं है। और ये है आपका गृह कार्य। अपनी पाठ्य पुस्तक के अभ्यास 8C, 8D और 8E के सभी प्रश्नों को आप इन्हीं के आधार पर हल करेंगे। धन्यवाद।